हाय गाइस, मैं हूं अमरीन। वेलकम करती हूं आपका हमारे चैनल ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक में। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स वो होती हैं जो हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए जो हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं उन्हें बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। स्ट्रेस दोस्तों एक साइलेंट किलर होता है, हमें पता ही नहीं चलता, पर हमारी बॉडी के अंदर, हमारे अंदर कितने सारे वो रिस्पॉन्सेस क्रिएट कर देता है, कितनी सारी बीमारियाँ क्रिएट कर देता है और हमें पता ही नहीं चलता। मतलब उसका कोई फिजिकल कॉज तो नहीं है, बट साइकोलॉजिकली स्ट्रेस इतना हमें परेशान करता है कि हमारे फिजिकल सिम्टम्स भी आने लग जाते हैं। तो अगर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को अच्छे से यूज़ करें तो हमारी जो हार्ट रेट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, कैंसर्स, ये सब, इन सब को हम कंट्रोल कर सकते हैं और हमारी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों पहली टेक्निक आती है रिलैक्सेशन टेक्निक। रिलैक्सेशन टेक्निक क्या होती है? आप लेटते हैं, ये आपकी जो रिलैक्सेशन है वो लोअर बॉडी से शुरू होती है, लोअर बॉडी से चल के अपर बॉडी तक आती है। तो ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं जो ये फॉलो करवाती है रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जिनसे उनमें सर्टेन प्रोसेसेस लिखे होते हैं कि कैसे आप पहले अपनी लोअर बॉडी रिलैक्स करोगे, फिर अपनी अपर बॉडी रिलैक्स करोगे। करते 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 आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, आप बिल्कुल शांतमयी स्टेट में चले जाएंगे। और इस स्टेट के साथ साथ अगर आप ब्रीदिंग अच्छी करते हैं, मतलब डीप ब्रीदिंग करते हैं, ये जो डीप ब्रीदिंग अगर आप करते हैं अपने रिलैक्सेशन स्टेट के साथ, तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो होती है वो बहुत अच्छे से वर्क करती है। उसके बाद आता है दोस्तों बायो फीडबैक। बायो फीडबैक क्या होता है? बायो मीन्स फिजियोलॉजिकल, बायो बॉडी, बायोलॉजिकल, और फीडबैक किसी को रिव्यू देना उनके उनके बारे में। तो बायो फीडबैक, फिजियोलॉजिकल रिव्यू। अब आप किसी के पास जाते हैं, हो सकता है वो साइकोलॉजिस्ट हो, साइकेट्रिस्ट हो, आप उससे जाके बायो फीडबैक मांगते हैं। बायो फीडबैक मीन्स आप उससे पूछते हैं कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या ऐसे फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि मेरे मेंटल प्रोसेस की वजह से, मेंटल हैपनिंग की वजह से, मेरे जो दिमाग में चल रही हैं चीज़ें, उनकी वजह से जो मुझे फिजिकल सिम्टम्स हो रहे हैं, तो वो किस तरीके के सिम्टम्स हैं। बायो फीडबैक फोकस करता है कि आप अपने फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकें। मतलब जैसे हार्ट रेट हो गया, और हेडेक्स हो गए, और मतलब बीपी हाई हो जाना, तो ये सारे आपके जो फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं इनको कंट्रोल करने के लिए बायो फीडबैक यूज़ होता है। तो बायो फीडबैक में 3 स्टेजेस आते हैं। पहला स्टेज आता है दोस्तों डेवलपिंग अवेयरनेस। पहले तो आप ये देखोगे कि भाई प्रॉब्लम है कहाँ पे, मतलब पहले स्ट्रेस क्या हो रहा है, पहले आप स्ट्रेस पे फोकस करोगे। तो आप ये देखोगे हमेशा जब भी आपको उसी तरीके का स्ट्रेस हुआ है, क्या आपको वही सोमैटिक सिम्टम्स आए हैं, जैसे हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाना, ब्लड प्रेशर लेवल हाई हो जाना, तो आप डेवलप करोगे, आप जानोगे अपनी पूरी प्रॉब्लम को अच्छे से। उसके बाद दोस्तों आप टेक्निक सीखोगे, किन किन टेक्निक से आप ये जो आपके अंदर फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, किन किन टेक्निक से आप इनको डील कर सकते हो। तो इसमें सारी रिलैक्सेशन टेक्निक यूज़ होंगी, जैसे नॉर्मल रिलैक्सेशन टेक्निक, मेडिटेशन, कॉग्निटिव बिहेवियर। तो वटेवर टेक्निक्स आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए या आपके जो फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं उनको कम करने के लिए जो टेक्निक्स यूज़ होंगी, ये हमारी सेकंड स्टेज में आएंगी। उसके बाद हमने ये तो सीख लिया कि किन किन तरीके की टेक्निक्स यूज़ हो सकती हैं हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, नॉट बिहेवियर सॉरी, हमारे फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या ऐसी टेक्निक्स हैं जो यूज़ हो सकती हैं। तो हम लर्न करेंगे कंट्रोलिंग वेज। उसके बाद आता है थर्ड स्टेज कि अब जो हमने कंट्रोल वे सीखे हैं, अब हम उनको एक्चुअल में ट्रांसफ़र करें अपनी एवरीडे लाइफ में। मतलब कि अगर मेरा जैसे कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है और मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो अब मेरे को जो बायो फीडबैक में जो मेरा साइकोलॉजिस्ट होगा, साइकेट्रिस्ट होगा, मुझे ये सिखाएगा कि मैं किस तरीके से अपना ये जो ब्लड प्रेशर लेवल है इसको कंट्रोल कर सकती हूँ। पहले तो वो अवेयर होगा इस सिचुएशन के, वो देखेगा कि जब जब मेरा स्ट्रेस होता है तब तब मेरा ब्लड प्रेशर लेवल हाई हो जाता है। तो वो क्या करेगा, पहले तो अवेयरनेस क्रिएट करेगा। फिर सेकेंड चीज़ क्या आएगी कि वो मेरे को बताएंगे कि ये सर्टेन टेक्निक्स है, आप इन सर्टेन टेक्निक्स को अगर फॉलो करोगे तो आप कंट्रोल कर पाओगे अपने ब्लड प्रेशर को, अपने हार्ट रेट को, या जो भी प्रॉब्लम है। फिर थर्ड स्टेज क्या आएगी, अब मैंने जो टेक्निक सीखी है कंट्रोल करने के लिए, उनको मैं अपनी एवरीडे लाइफ में जब मैं काम कर रही हूँ, जब मुझे स्ट्रेस होता है डेली कंडीशन में, मैं उसको अगर यूज़ कर पाऊँ, तो ये मेरा थर्ड स्टेज होगा। इसके बाद आता है दोस्तों मेडिटेशन प्रोसीजर। मेडिटेशन प्रोसीजर क्या होता है? इसमें एक योगिक अलायंस होती है, मतलब कि बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं मेडिटेशन में, योगिक टेक्निक्स होती हैं जिनको याद करना पड़ता है, समझना पड़ता है किस तरीके से करनी है, बहुत बारीकी से समझना पड़ता है। और जब आप एक्चुअली मेडिटेशन करने बैठते हैं तो क्या होता है कि आपका जो कॉन्शियसनेस है ये मतलब कहीं और चला जाता है, आप एक डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में चले जाते हो, आपको ये भी नहीं पता होता कि आपके आसपास में क्या हो रहा है।
सो हम मेडिटेशन इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो अटेंशन है, जो हो सकता है अभी तक हम कंसंट्रेट ना कर पा रहे हो कहीं भी, कहीं मन नहीं लग रहा, हर जगह एब्सेंटिज्म है, हूँ यहाँ पे फिज़िकली यहीं पे हूँ पर मेंटली नहीं हूँ, तो एब्सेंटिज्म है मेरा। तो ये सारी चीज़ें ठीक करने के लिए हम लोग मेडिटेशन करते हैं ताकि हम लोग अपने अटेंशन को रीफोकस कर सकें। तो जब आप अपने फोकस को री अटेंशन करते हो और आप एक अलग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पहुंच जाते हो, तो आप सीखते हो किस तरीके से आप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी जब आपकी अटेंशन डाइवर्ज हो जाए आप कैसे उसको रीफोकस कर सकते हो। तो मेडिटेशन हमारी अटेंशन को इन्हांस करने में बहुत ज़्यादा वर्क करती है। किस तरीके से हम लोग हर एक स्टिमुलस को अटेंड करते हैं, हर एक चीज़ को अटेंड करते हैं। अगर हमारी मेडिटेशन हम लोग ज़्यादा करेंगे तो हमारी अटेंशन पावर अच्छी हो जाएगी, प्लस हम लोग जो भी पढ़ेंगे, जो भी सब कुछ करेंगे, हमारी कॉन्शियसनेस में सेव होता रहेगा। फिर आता है दोस्तों क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन मीन्स क्रिएटिव मतलब कुछ हट के, इन्वेंटिव, नया। विजुअलाइजेशन सोचना, माइंड में इमेजिनेशन। तो कुछ ऐसी चीज़ जो ऑलरेडी भी हैपन नहीं हुई पर आप उसको अपने माइंड में विजुअलाइज करके आंखों के सामने बना के इन्वेंट कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। हमें एक चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जब भी हम क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करें हमें हमेशा रियलिस्टिक गोल सेट करने चाहिए। ऐसे गोल सेट नहीं करने चाहिए जो बिल्कुल अनरियलिस्टिक हो। फॉर एग्जाम्पल आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में सोचें हाँ मेरी तो सलमान खान से शादी हो रही है, दैट इज़ अनरियलिस्टिक। तो आप ऐसे क्रिएटिव गोल सेट करो अपने माइंड में इमेजिन करके, ताकि अगर आप उन्हें पूरा करते हो तो आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आए। और इवन अगर वो रियलिस्टिक होंगे तो अगर आप उसे पूरा मतलब शुरू करते हो या नहीं करते हो, आपके अंदर ऑलरेडी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगी जब आप उसको इमेजिन करोगे। अगर आप इमेजिन करो कि मुझे अपनी मदर का ख्याल रखना है, अपनी फादर का ख्याल रखना है, अपने सिबलिंग्स का ख्याल रखना है, किस तरीके से फाइनेंशियली अर्न करके, आप अपने माइंड में पूरा इमेजिनेशन बनाते हो कि मैं सुबह इतना काम करूँ, शाम को ऐसे करूँ, शाम को घर आऊँ, ऐसे सर्व करूँ, सब आप अपने माइंड में पूरा इमेजिनेशन बना लेते हो। अभी तक तो आपको टेंशन हो रही थी कि आप कैसे सब कुछ मतलब करोगे। अब क्या हुआ, जैसे ही आपने विजुलाइज किया सब कुछ, तो आपको सब कुछ सिंपलर दिखने लग गया कि अगर अच्छा मैं ऐसे करूँगी तो मैं अपने ये वाले फाइनेंसेस देख सकती हूँ, मैं अपनी मदर की हेल्प कर सकती हूँ, अपने फादर की हेल्प कर सकती हूँ। तो आपने पूरा विजुअलाइज कर दिया और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज़ हो गया। दोस्तों विजुअलाइजेशन के लिए एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है। इट्स बेटर कि आप विजुअलाइजेशन जब भी कर रहे हो आप रेस्ट पोजीशन में हो, आपकी आंखें बंद हो, आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स्ड हो और मतलब बिल्कुल माइंड भी रिलैक्स्ड हो, माइंड में कोई सेकंड थॉट ना चल रहा हो। अगर माइंड में अभी भी टेंशन है कि यार मैं फाइनेंसेस कैसे देखूंगी, मतलब किस तरीके से अपने मदर फादर सिबलिंग्स भाई बहनों के फाइनेंसेस कैसे देखूंगी, तो हो सकता है जब विजुअलाइजेशन करो तो भी आपके अंदर टेंशन क्रिएटेड हो जो कि आपको इन्वेंटरी क्रिएटिव विजुअलाइजेशन ना करने दे। बट अगर आपकी बॉडी रिलैक्स्ड है बिल्कुल, तो आप अच्छे से विजुअलाइज कर पाओगे, नए इन्वेंटिव थॉट्स लेके आ पाओगे। क्रिएटिविटी क्या होती है दोस्तों, या तो कोई ऐसी चीज़ जो पहले हो चुकी हो उसको हम नए तरीके से, अनयूजुअल वे दे उसका कि हम इसको नए तरीके से कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं बिल्कुल हट के पुराने तरीके से, या कोई नई चीज़ इन्वेंट करना। तो क्रिएटिविटी तो हम कर सकते हैं दोस्तों विजुअलाइजेशन में, और उस विजुअलाइज हमने जो किया है पार्ट, उसको हमारा क्रिएटिविटी का ही पार्ट होता है कि हम उसको अब एक्चुअली अपने एक्शंस में लेकर आएँ। कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स। कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स क्या होती है? कॉग्निशन मीन्स मेंटल प्रोसेसेस, बिहेवियर मीन्स हमारा व्यवहार। तो अगर हम किसी का मेंटल प्रोसेस ठीक कर रहे हैं या बिहेवियर ठीक कर रहे हैं तो मतलब वो उसका बिहेवियर या मेंटल प्रोसेस पहले ठीक नहीं था, वो माल अडेप्टिव था। माल अडेप्टिव क्या होता है दोस्तों? वो चीज़ जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, दैट इज़ कॉल्ड माल अडेप्टिव। तो हम लोग क्या करते हैं, इरैशनल बिलीफ को रैशनल बिलीफ में चेंज करते हैं, एक नेगेटिव बिलीफ को पॉजिटिव बिलीफ में चेंज करते हैं। तो ये नेगेटिव बिलीफ को पॉजिटिव बिलीफ में हम जब चेंज करेंगे तो इसके लिए 3 स्टेप लगेंगे। पहला आता है असेसमेंट। हम देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, मतलब एक्चुअल में जो प्रॉब्लम हो रही है वो है क्या, प्रॉब्लम समझेंगे, डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। और फिर जब सामने वाला हमें अपनी प्रॉब्लम बता रहा होगा तो हम उसकी प्रॉब्लम सच में समझेंगे, उसकी व्यू पॉइंट से, उसके पर्सपेक्टिव से, रादर देन अपने से सोचना। तभी हम लोग दोस्तों कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कर पाएंगे, मतलब टेक्निक कर पाएंगे। क्योंकि आपके हिसाब से जो बिहेवियर माल अडेप्टिव है वो हो सकता है उसके हिसाब से माल अडेप्टिव ना हो। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप उनका व्यू पॉइंट देखिए कि उनके हिसाब से उनका बिहेवियर कैसा है। अभी जैसे दोस्तों हम एग्जांपल ले सकते हैं, अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक रिसर्च पढ़ी थी जहाँ पे एक क्लाइंट था, तो उन्होंने अपनी क्लाइंट सेटअप पूरी रिसर्च करी थी, रिसर्च लिखी थी। तो वो क्लाइंट जो था वो पोर्नोग्राफी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड था। अब उसको ऑब्सेस्ड मीन्स कि
उससे कंट्रोल नहीं होता था कि वो ना देखे, बट वो चीज़ उसके अंदर एक स्ट्रेस और गिल्ट क्रिएट कर रही थी कि बार बार मैं पोर्नोग्राफी देख रहा हूँ और मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो अगर उस बंदे को कोई स्ट्रेस ही ना होता, मतलब उसको लगता है कि नॉर्मल है, मैं देख रहा हूँ आई एम ओके विद इट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये माल अडेप्टिव बिहेवियर नहीं है शायद। बट अब उस बंदे को ही प्रॉब्लम है, उस बंदे को ये प्रॉब्लम है कि यार मैं एक्सट्रीम पोर्नोग्राफी देख रहा हूँ बट मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो ये क्या है, अब हम उसके एक नेगेटिव उसको एक पॉजिटिव चीज़ में डेवलप करेंगे ताकि वो या तो स्ट्रेस लेना बंद करे, क्योंकि अगर उसका एक्सट्रीम पोर्नोग्राफी नहीं है तो वो हो सकता है नॉर्मल हो और वो बंदा अपने आप ही यूजुअली स्ट्रेस कर रहा हो। तो या तो हम उसका ये बिलीव चेंज करेंगे कि उसको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, या ये चेंज करेंगे कि हो सकता है उसका एक्सट्रीम पोर्नोग्राफी हो और वो उसकी मेंटली बहुत इफेक्ट कर रही हो और फंक्शनिंग में बहुत इफेक्ट कर रही हो, तो हम फिर उसकी पोर्नोग्राफी पे फोकस करेंगे। तो वट एवर ही थिंक्स दैट इज़ माल अडेप्टिव टू हिम, तो हम उस हिसाब से काम करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स। उसके बाद आती हैं दोस्तों एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस बहुत वाइटल पार्ट है हमारे ज़िंदगी का, हमें हमेशा एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइजेस हमारे स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स को बहुत कंट्रोल करती है, जैसे बीपी रेगुलेट करना, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और व्हाट नॉट, मतलब ब्रीदिंग पैटर्न आपकी हेडेक्स, वट एवर योर फिजिकल सिम्टम इज़, अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपके ब्रीदिंग पैटर्न्स, आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, सब चीज़ों को चेंज कर सकता है और अच्छे वे में कर सकता है। हमारे लिए ज़रूरी है दोस्तों कि एटलीस्ट हम लोग 4 दिन एक हफ्ते में 4 दिन हम वर्कआउट ज़रूर करें, बेशक आधा आधा घंटा ही करें। और हर एक वर्कआउट में पहले वार्म अप हो और उसके बाद कूल डाउन सेशंस। वार्म अप क्या होता है दोस्तों कि जब भी हम कोई एक्सरसाइज करने लगते हैं हम अपनी पहले बॉडी को प्रिपेयर करते हैं उस एक्सरसाइज के लिए, दैट इज़ कॉल्ड वार्म अप। अब जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा टेंस स्टेट में होती है। उसके बाद हम एकदम से अगर कूल डाउन फेज ना करें तो हमारी बॉडी काफ़ी लंबे टाइम तक सिर्फ एक टेंस स्टेट में ही रहेगी। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम लोग जब भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके बाद हमें कूल डाउन सेशन भी करें ताकि हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाए। हम एक्सरसाइज बहुत अलग तरीके से कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, वट एवर वी लाइक। तभी दोस्तों आपको पता भी होगा, अगर आप जिम करने जाते हो तो आप जैसे जिम जाते हो यू फील मतलब बिल्कुल रिलैक्स्ड, आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होता, आप अच्छा फील करते हो। तो वाई इट इज़ हैपनिंग? क्योंकि आपके जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छा हो रहा है और आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट हो रहा है, हैप्पी हार्मोन्स जनरेट हो रहे हैं। तो योर जिम, योर एक्सरसाइज आपके हेल्थ पे, आपके स्ट्रेस लेवल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। आपके इम्यून सिस्टम को अच्छे करने के साथ साथ वो आपके ब्लड स्ट्रीम में से फ़ैट भी रिड्यूस करता है। जितना ब्लड स्ट्रीम में दोस्तों फ़ैट कम होगा उतने अच्छे से हमारा ब्लड का फ्लो होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा फ़ैट होगा उतना ज़्यादा जो हमारी ब्लड स्ट्रीम होगी वो दबी होगी, मतलब बिल्कुल नैरो होगी। अगर हमारे फैट ब्लड स्ट्रीम में कम होगा तो हमारा ब्लड फ्लो है वो बहुत ही नॉर्मल और बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो हमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स, हार्ट की प्रॉब्लम्स यूजुअली इतनी नहीं आएंगी। इसी के साथ दोस्तों हमारी ये वीडियो होती है ख़त्म। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हाउ टू प्रमोट हेल्थ एंड वेलबींग। हम किन तरीक़ों से अपनी हेल्थ और अपनी वेलबींग को प्रमोट कर सकते हैं, किन तरीके से हेल्दी बन सकते हैं और खुश रह सकते हैं। और गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। अपनी कोई भी क्वेरी या इंक्वायरी आप हमें नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं ऐसी वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू।